नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। जामा मस्जिद में घुसकर पूजा करने का ऐलान। श्री रंगपटना चलो के आह्वान के बाद धारा 144 लागू। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर मस्क को सुपर बैड फीलिंग। बाइडेन का तंज। चांद के दौरे के लिए शुभकामनाएं। अहाते के बाहर लगा भाजपा का झंडा फाड़ा। ठेले पर पत्थर लेकर आई थी भीड़। दुकानें लूटी और लोगों को पीटा। कानपुर बवाल पर तस्वीरें आई सामने। उपचुनाव में सीएम धामी की ऐतिहासिक जीत। 55,000 से अधिक वोटों से जीते धामी। पहली बार कांग्रेस की जमानत हुई जब्त। और आज गोरखपुर आ रहे हैं राष्ट्रपति कोविंद। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का करेंगे शुभारंभ। कर्नाटक ने विश्व हिंदू परिषद की ओर से श्री रंगपटना चलो के आह्वान के बाद शनिवार को शहर में धारा 144 लागू कर दी गई। यहां विश्व हिंदू परिषद ने जामा मस्जिद में घुसकर पूजा करने का ऐलान किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भीड़ के ऐलान को देखते हुए शहर में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक धारा 144 रहेगी। दरअसल ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद की आग दूसरे राज्यों तक पहुंच चुकी है और कर्नाटक के श्री रंगपटना में स्थित जामा मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया। विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि यहां पहले ये मंदिर था जिसे टीपू सुल्तान ने गिराकर मस्जिद बनाई। अब विहिप ने जामा मस्जिद में घुसकर पूजा करने का ऐलान कर दिया है। विहिप के प्रदर्शन को लेकर श्री रंगपटना शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एसपी यातिश ने बताया कि 500 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और 4 चेक पोस्ट भी बनाए गए। उन्होंने शांति व्यवस्था कायम करने के लिए सभी से अपील की है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क आए दिन किसी न किसी से भिड़ जाते हैं, कभी अपने ट्वीट के जरिए तो कभी अपने फैसलों के चलते। हालिया विवाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ है। दरअसल अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर उनकी टिप्पणी के बाद बाइडेन ने मस्क पर तंज कसा है और उन्हें चंद्रमा यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। बाइडेन की यह टिप्पणी तब आई है जब मस्क ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लेकर कहा कि वह टेस्ला से 10% कर्मचारियों की छंटनी करना चाहते हैं। दरअसल एक रिपोर्ट में कहा गया था कि एलन मस्क ने ईमेल के जरिए अधिकारियों को नई नियुक्तियों को रोकने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत बुरा अनुभव कर रहे हैं, इसलिए वह टेस्ला में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में 10% की कटौती करने जा रहे हैं। मस्क ने यह भी कहा कि वह बाइडेन के प्रशंसक नहीं है। मस्क की इस टिप्पणी के बाद जो है चारों तरफ से मामला जो है गर्म हो गया और आंकड़ों के बारे में बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना के बाद जो है अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है और मई के जाप के आंकड़े अच्छे संकेत दे रहे हैं। उन्होंने बाइडेन पर निशाना साधते हुए कहा कि मस्क अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। तो बता दो कि कार निर्माता कंपनी फोर्ड अपने निवेश को बढ़ाने की तैयारी भी कर रही है। वहीं इंटेलिजेंस इलेक्ट्रिक वाहनों पर निवेश की योजना भी बना रहा है। इसके बाद उन्होंने एलन मस्क पर तंज कसते हुए कहा कि स्पेस एक्स के मालिक को चंद्रमा की यात्रा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। नई सड़क पर हुए बवाल में उपद्रवियों ने यतीम खाने की तरफ से नई सड़क की ओर जुलूस निकाला और जैसे ही वह चंद्रशेखर अहाते के पास पहुंचे तो वहां सामने डिवाइडर पर लगे भाजपा के झंडे को फाड़ दिया और नारेबाजी कर लोगों को ललकारने लगे। कानपुर की घटना के कई वीडियो सामने आए और इसी दौरान कई उपद्रवी हाथे की चौखट तक पहुंच गए। कुछ भीतर भी घुस गए, वहां मौजूद लोगों को पीटने लगे, जिसके बाद दूसरे समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और फिर बवाल पर भड़क गए। उपद्रवी सुनियोजित तरीके से ठेले पर पत्थर भरकर पहुंचे थे। दरअसल चंद्रेश्वर हाता व उसके आसपास रहने वाले दूसरे समुदाय के लोगों ने दुकानें बंद नहीं की थी। विरोध प्रदर्शन करने वालों ने जब दुकानें खुली देखी तो बंद कराने लगे। दूसरे समुदाय के लोगों का कहना था कि प्रदर्शन से उनका कोई भी लेना देना नहीं, तो वह दुकानें क्यों बंद करें। इस बात पर बात बिगड़ गई और बवाल हो गया। जो है गलियों से आई भीड़ ठेलों पर पत्थर लाद कर पहुंची थी। उसके बाद घंटों पथराव चलता रहा। दूसरे समुदाय के लोगों ने भी पथराव किया। बवाल में घायल हुए लोगों में सबसे अधिक चंद्रशेखर हाता के निवासी हैं। अहाते के बाहर दुकानदार पानी कोल्ड ड्रिंक बेच रहे थे। भीड़ ने हमला बोला और दुकानें ही लूट ली, सामान भी फेंकने लगे। जो मिलता गया उन पर हमला करते गए। ये तमाश करीब जो है 15 मिनट से चलता रहा और जब दूसरे समुदाय के लोग की संख्या बढ़ी तब वह उनको खदेड़ सके। अनुमान के अनुरूप चंपावत उपचुनाव में भाजपा ने कांग्रेस सहित सारे प्रत्याशियों का सुपड़ा साफ कर दिया है।
भाजपा प्रत्याशी मुख्यमंत्री भास्कर सिंह धामी ने 55,025 वोटों से कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी को करारी शिकस्त दी। इसी के साथ 2012 के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी तत्कालीन सीएम विजय बहुगुणा की 39,966 वोटों से जीत का रिकॉर्ड भी टूट गया है। कांग्रेस सहित सभी 3 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। यह पहला मौका है जब चंपावत सीट से कोई राष्ट्रीय दल अपनी जमानत भी नहीं बचा सका है। निर्वाचन अधिकारी हिमांशु कफालिया ने परिणाम की घोषणा की और मुख्यमंत्री धामी को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। जीत के बाद मुख्यमंत्री ने मतदाताओं का आभार भी जताया। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी के साथ जुलूस निकालकर जश्न मनाया। चंपावत और पंचायत घर में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई। गिनती पोस्टल बैलेट से शुरू हुई और 10:09 बजे तक सभी 13 चरणों की वोटिंग की गिनती पूरी हो गई। भाजपा उम्मीदवार ने पहले चरण से ही बढ़त बना ली थी। हर चरण के बाद कांग्रेस और भाजपा के वोटों का फासला तेजी से बढ़ता गया। 13 चरणों तक चलने वाली मतगणना में 9वें चरण में ही मुख्यमंत्री धामी की जीत पक्की हो गई थी। इस चरण तक 34,066 वोटों को निर्णायक बढ़त ले चुके थे। गिनती पूरी होने तक जीत का अंतर 55,025 वोटों तक जा पहुंचा। चुनाव आयोग की प्रेक्षक अलका श्रीवास्तव के अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने मतगणना की प्रक्रिया का मुआयना भी किया। मतगणना स्थल पर सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए थे। एसपी देवेंद्र पीचा के नेतृत्व में पुलिस और अर्ध सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर पहुंच रहे हैं। गोरक्ष नगरी उनके स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यह तीसरा मौका है जब रामनाथ कोविंद गोरखपुर आ रहे हैं। इससे पहले महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यक्रम और आयुष विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में आए थे। पत्नी सविता कोविंद के साथ आ रहे राष्ट्रपति गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ करेंगे। फिर गोरखनाथ मंदिर जाकर गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। राष्ट्रपति भवन से जारी कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गीता प्रेस की शताब्दी वर्ष समारोह कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को 20 मिनट तक संबोधित करेंगे। उनके आगमन पर गीता प्रेस में चुनिंदा लोगों को बुलाया गया है। डीएम विजय किरण आनंद ने बताया कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। डीएम विजय किरण आनंद ने बताया कि कहीं से कोई चूक की गुंजाइश ना हो, इसके लिए सारी व्यवस्थाओं को पहले ही पुख्ता कर लिया गया है। जहां जहां राष्ट्रपति जाएंगे वहां पूरे रास्ते में मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। रामगढ़ताल स्थित नया सपेरा पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परिवार के साथ शाम 7 बजे के बाद पहुंचेंगे। वहां लाइट एवं साउंड शो देखेंगे जो 29 मिनट का होगा और इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही प्रशासन, पुलिस व जीडीए के आला अफसर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहां से निकलकर राष्ट्रपति रात में विश्राम के लिए सर्किट हाउस पहुंचेंगे। गीता प्रेस में बनाए गए मुख्य मंच पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, धर्मपत्नी व देश की प्रथम महिला सविता कोविंद, राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। जामा मस्जिद में घुसकर पूजा करने का ऐलान। श्री रंगपटना चलो के आह्वान के बाद धारा 144 लागू। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर मस्क को सुपर बैड फीलिंग। बाइडेन का तंज, चांद के दौरे के लिए शुभकामनाएं। अहाते के बाहर लगा भाजपा का झंडा फाड़ा। ठेले पर पत्थर लेकर आई थी भीड़। दुकानें लूटी और लोगों को पीटा। कानपुर बवाल पर तस्वीरें आई सामने। उपचुनाव में सीएम धामी की ऐतिहासिक जीत। 55,000 से अधिक वोटों से जीते धामी। पहली बार कांग्रेस की जमानत हुई जब्त। और आज गोरखपुर आ रहे हैं राष्ट्रपति कोविंद। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का करेंगे शुभारंभ। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएम बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। गृह मंत्री अमित शाह पंचकूला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुभारंभ करेंगे। 4 से 13 जून तक चलने वाले खेलों को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।
आयोजन स्थल पर खिलाड़ियों और दर्शकों के प्रति प्रतिदिन रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण में देश भर के करीब 8500 खिलाड़ी, कोच और सहयोगी स्टाफ भाग लेगा। यहां 1866 पदकों के लिए खिलाड़ी मैदान में दम दिखाएंगे। इसमें 545 स्वर्ण, 545 रजत, 776 कांस्य पदक शामिल है। 25 खेल 5 स्थान पंचकूला, अंबाला, शाहाबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। पंचकूला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवी ताल खेल परिसर मुख्य आयोजन स्थल होगा। करीब 7000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। खेलो इंडिया का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण व केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय संयुक्त रूप से कर रहे हैं। खेलों के चौथे संस्करण के आयोजन के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इस राशि में 139 करोड़ रुपए नई खेल संरचना के निर्माण और पुराने बुनियादी ढांचे के सुधार पर खर्च किया जाएगा। खेलो इंडिया गेम्स में पहली बार 5 पारंपरिक खेलों को भी शामिल किया गया है और इन खेलों में गतका, काली पट्टियू, थांग ता, मलखम और योग शामिल है। इसमें गतका और कलारी पट्टियू और पारंपरिक मार्शल आर्ट है, जबकि मलखम और योग फिटनेस से जुड़े हुए हैं। कानपुर बवाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अराजकता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश में शांति का माहौल बिगाड़ने वाले से सख्ती से निपटा जाएगा। कानपुर में आज दो समुदाय के बीच हुए तनाव को लेकर मुख्यमंत्री वहां के पुलिस कमिश्नर को दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने तथा बिना किसी रियायत कठोर कार्रवाई करने का आदेश दिया। कहा कि शांति में खलल पैदा होने पर हर स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने शुक्रवार की रात गोरखपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने विशेष तौर पर कानपुर में हुई घटना की जानकारी ली और पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने शनिवार और रविवार को राष्ट्रपति के गोरखपुर आगमन के मद्देनजर यहां भी सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने कहा कि सभी जिलों में प्रशासन व पुलिस के अधिकारी छोटी से छोटी घटना को गंभीरता से लें। सूचना के अनुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि थानावार अराजक तत्वों को चिन्हित किया जाए और इसके साथ ही अनावश्यक बयान देने वालों की भी पहचान कर उनके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को लेकर प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में अभियान चलाकर अवैध और सड़क पर अतिक्रमण करने वाले धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया जाए। चिन्हीकरण के बाद विधिक कार्रवाई की कार्य योजना भी बनाई जाए। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के जरिए दबाव बनाने की आतंकी साजिश का सरकार मुंहतोड़ जवाब देगी। आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में विस्तृत रणनीति तैयार की गई। लक्षित हत्याओं की बढ़ती घटनाओं के कारणों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। वहीं देर रात इसके नतीजे भी दिखने लगे। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर निसार खांडे को मार गिराया। इस दौरान सेना के 3 जवान व 1 नागरिक घायल हो गए। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि तय रणनीति के तहत सरकार ने कश्मीरी पंडितों सहित गैर कश्मीरी के पलायन को हर हाल में रोकने के लिए 8 सुरक्षित जोन बनाने और बड़े आतंकियों की तहत अब भाड़े के आतंकियों के पूर्ण सफाई की योजना बना ली है। जरूरत पड़ने पर कश्मीर घाटी में अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किया जाएगा। नॉर्थ ब्लॉक में हुई बैठक में शाह के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख मनोज पांडे, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रमुख मौजूद थे। सूत्रों का कहना है कि अनुच्छेद 370 व धारा 35A के खात्मे के बाद राज्य से सभी बड़े आतंकियों का सफाया हो गया है। अब 150 स्थानीय व विदेशी आतंकी ही बचे। सरकार सही दिशा में बढ़ रही है, इसलिए बिना दबाव में आए स्थिति का सख्ती से मुकाबला किए जाने की जरूरत है। बड़े आतंकियों के सफाया और राज्य में बढ़ती व्यापारिक विकास की गतिविधियों से निराश आतंकी संगठन अब नए युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके जरिए लक्षित हत्याओं को अंजाम देकर आतंकी संगठन बदलाव की बयार को खत्म करना चाहते हैं। बनारस की ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की महत्वपूर्ण टिप्पणी को एआईएमआई प्रमुख नसरुद्दीन ओवैसी ने संघ का पुराना ढर्रा करार दिया है। ओवैसी ने इस पर तमाम सवाल खड़े करते हुए 17 बिंदुओं का बयान जारी किया है। उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी स्पष्टीकरण की मांग की है। संघ प्रमुख भागवत ने बीते दिनों कहा था कि कुछ धर्मस्थलों पर हिंदुओं का दावा हो सकता है, लेकिन हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि विवादों का हल दोनों पक्षों को मिलजुल कर करना चाहिए, अन्यथा कोर्ट का फैसला मानना चाहिए।
ओवैसी ने संघ प्रमुख के बयान पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और मोहन भागवत की बजाय पीएम मोदी को स्पष्ट बयान देना चाहिए। एआईएमआईएम नेता ने कहा कि यदि पीएम मोदी भागवत के बयान का समर्थन करते हैं तो उन्हें सभी हिंदुत्ववादी शीर्ष नेताओं को रोकना होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संघ प्रमुख के बयान को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। संघ की यह पुरानी रणनीति है कि जब चीजें अलोकप्रिय हो जाती हैं तो वह उनसे पल्ला झाड़ लेता है। शुक्रवार को ओवैसी ने 17 बिंदुओं को लेकर ट्विटर पर अपनी लंबी पोस्ट लिखी। इसमें एआईएमआई प्रमुख ने कहा कि बाबरी आंदोलन के दौरान भी संघ नेताओं का एक वर्ग कहता था कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगा। ओवैसी ने कहा कि मोहन भागवत और जेपी नड्डा के पास कोई संवैधानिक पद नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि वह 1991 के धर्मस्थल कानून के साथ है या नहीं। ज्ञानव्यापी मस्जिद के वजूखाने में मिले शिवलिंग की पूजा के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अनुमति नहीं मिली है। पुलिस कमिश्नरेट ने कहा है कि उनको सख्त चेतावनी देते हुए आदेश को नहीं मानने वालों पर कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं संत का कहना है कि वह 71 लोगों के साथ गंगा के रास्ते पूजन के लिए जाएंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया कि वह शंकराचार्य के आदेश पर शनिवार को श्री विद्या मठ में सुबह ही नौका से केदार घाट के ललिता घाट पहुंचेंगे। वहां से गंगा जल लेकर शिवलिंग की पूजा के लिए जाएंगे। उनके साथ एक ब्रह्मचारी, 64 भक्त और 5 पंडित रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरह का उन्माद या अशांति नहीं फैलाएंगे, लेकिन वो पूजा करने के लिए जरूर जाएंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पूजा के लिए पुलिस कमिश्नरेट से इजाजत भी मांगी है, जिसको खारिज कर दिया गया था। पूजा के लिए इजाजत मांगने पर पुलिस उपायुक्त काशी जोन आर.एस. गौतम ने एक प्रेस नोट जारी किया। इसमें पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि जिस जगह की इजाजत मांगी जा रही है वह परिसर कोर्ट में जो है उसका वाद विचाराधीन है। उक्त जगह कोर्ट के आदेश पर सील किया गया और सीआरपीएफ की सुरक्षा घेरे में है। इस परिस्थितियों के मद्देनजर शांति और कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है। इसके बावजूद यदि कोई कानून का उल्लंघन और शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। जामा मस्जिद में घुसकर पूजा करने का ऐलान। श्री रंगपटना चलो के आह्वान के बाद धारा 144 लागू। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर मस्क को सुपर बैड फीलिंग। बाइडेन का तंज। चांद के दौरे के लिए शुभकामनाएं। अहाते के बाहर लगा भाजपा का झंडा फाड़ा। ठेले पर पत्थर लेकर आई थी भीड़। दुकानें लूटी और लोगों को पीटा। कानपुर बवाल पर तस्वीरें आई सामने। उपचुनाव में सीएम धामी की ऐतिहासिक जीत। 55,000 से अधिक वोटों से जीते धामी। पहली बार कांग्रेस की जमानत हुई जब्त। और आज गोरखपुर आ रहे हैं राष्ट्रपति कोविंद। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का करेंगे शुभारंभ। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। How insensitive. भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इंसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह के गृह और पूर्व विधानसभा क्षेत्र में चुनावी हुंकार भरी। रामपुर के बाद शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणाओं की झड़ी लगाते हुए लोगों को भाजपा के साथ चलने का आह्वान किया। कांग्रेस के गढ़ में माने जाने वाले दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। रामपुर के पाट बंगला खेल मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे बढ़ना है
तो साथ चलकर देखिए, आप अंतर और परिवर्तन साफ महसूस करेंगे। एक जगह ठहरा हुआ जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता। ऐसे में जरूरी है कि आगे बढ़ना है तो ठहराव नहीं, लगातार कदम बढ़ाना होगा, तभी सारी चीजों को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रामपुर क्षेत्र से संबंध रखने वाले कांग्रेस के 6 बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत वीरभद्र सिंह के क्षेत्र में सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव यह दर्शाता है कि इन सालों में कोई विकास नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने जनसभा के दौरान हैरानी जताते हुए कहा कि प्रदेश में 6 बार के मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में लोग अभी भी सड़क सुविधा से वंचित हैं। रामपुर पहुंचने पर जहां भी उनका स्वागत हुआ, वहां अधिकतर मुद्दे सड़क से संबंधित ही रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में पिछड़े रामपुर क्षेत्र में भाजपा विकास करेगी, बस सरकार को अपना भरपूर समर्थन दे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार के 4.5 वर्षों में जनता की भलाई के लिए समर्पित और अथक प्रयास किया गया है। वर्तमान में प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकारों की विभिन्न योजनाओं और नीतियों का लाभ देश के गरीबों और जरूरतमंदों को मिल रहा है। उधर शुक्रवार देर शाम को पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र और कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह के शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस की पूर्व सरकार पर कई सवाल उन्होंने उठाए। राज्यसभा चुनाव में जीत पक्की करने के लिए कांग्रेस ने विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री गहलोत नाराज विधायकों को मनाने में जुट गए। जिस तरह से विधायक नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, वैसे में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही। विधायक गिरिराज मलिंगा ने अपने ऊपर दर्ज मुकदमे को लेकर गहलोत सरकार से नाराजगी जताई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि जो मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हुए हैं, वह सरकार बचाने का और वफादारी दिखाने का इनाम है। उन्होंने कहा कि हम अब उदयपुर क्यों जाएंगे, पहले सरकार बचाने के लिए गए थे, उसी का परिणाम है कि मेरे ऊपर ऐसे मुकदमे दर्ज हुए हैं जिनसे मेरा कोई भी लेना देना नहीं। यह सरकार बचाने का ही तो इनाम मिला है। मलिंगा ने यह भी कहा कि हमारे साथ भले ही कोई गद्दारी करे, लेकिन मुझे भगवान और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। भले ही कोई यह समझ रहा हो कि वह हमारा मुकद्दर लिख रहा है, लेकिन हकीकत में तो यह उसकी गलतफहमी है। भगवान हमारा मुकद्दर लिख चुका है, वही हमारे साथ भी न्याय करेगा। कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा दूसरी बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने हैं, लेकिन साल 2008 में वह बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे, फिर कांग्रेस में शामिल हुए। अब मुख्यमंत्री गहलोत से नाराजगी के बाद उन्होंने साफ कहा कि वह यहां तक पहुंचे हैं वह मायावती की देन है, ना कि कांग्रेस की। मायावती ने ही हमें नेता बनाया। खंडवा में शुक्रवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 महिलाओं समेत 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। खंडवा के खिरकिया खालवा के बीच धनौरा गांव में ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर में सवार होकर करीब 35 लोग मेड़ा पानी के कुंबा हरदा में मन्नत कार्यक्रम से लौट रहे थे। हरसूद एसडीओपी रविंद्र वास्कले से मिली जानकारी के अनुसार धनौरा में शाम 7:30 बजे यह हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। ट्राली में सवार करीब 35 लोग नीचे गिर गए। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला। हादसे में 5 लोगों ने खिरकिया में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 6 की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। केदारनाथ में 4 यात्रियों की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। कपाट खुलने के बाद 29 दिनों में यात्रियों की मौत का आंकड़ा 59 तक पहुंच गया। बृहस्पतिवार देर शाम केदारनाथ से लौटते समय पैदल मार्ग पर आदित्य अनंत बनसौड़ निवासी महाराष्ट्र की अचानक तबीयत खराब हो गई। गौरीकुंड में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सोनप्रयाग भेजा गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं देर रात केदारनाथ में भी अहमदाबाद निवासी बयानी हरिभाई लाल और सोनप्रयाग में दौलत निवासी समय बाड़ी मध्य प्रदेश की मौत हो गई। शुक्रवार को मालेगांव महाराष्ट्र निवासी दिलीप अय्यर की केदारनाथ में मौत हो गई। यात्रा कंट्रोल रूम में से बताया गया है कि चारों यात्रियों के शव का पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सा रुद्रप्रयाग भेजे गए हैं। और इससे पहले वर्ष 2012 के पूरे यात्रा काल में 72 और 2015 में 57 यात्रियों की मौत दर्ज हुई। राजधानी दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता कमजोर पड़ते ही प्रचंड गर्मी का दौर शुरू हो गया। इस कड़ी में शुक्रवार को दिल्ली के विभिन्न इलाकों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के भी पार चला गया। वहीं अगले 24 घंटे में भी गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए विभिन्न इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में अधिकतम पारा सामान्य से 2 अधिक यानी कि 42.9 व न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 कम यानी कि 24.8 डिग्री सेल्सियस रहा।
दिन भर तेज धूप निकलने के कारण घरों से बाहर निकले लोग अधिक परेशान रहे। सूरज की तपिश से राहत पाने के लिए लोग पेड़ों की छांव तलाशते नजर आए। हवा में नमी का स्तर 12 से 65% तक दर्ज किया गया है। शाम को सूरज ढलने के बाद भी लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिली। मौसम विभाग ने एक दिन पहले पूर्वानुमान जारी करते हुए शुक्रवार को हल्की बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन इसके विपरीत गर्मी के तेवर तल्ख रहे। दिल्ली का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सबसे गर्म दर्ज किया गया। यहाँ का अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। वहीं नजफगढ़ में 45.6, बीदमपुरा में 45.6 व मुंगेरपुर में 45.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम पारा दर्ज किया गया। पारा अधिक होने की वजह से इन इलाकों में लू वाली स्थिति बनी रही। लोगों को गर्मी से अधिक परेशानी का सामना भी करना पड़ा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।